नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब दोस्तों आज से हम लोग साइंस की शुरुआत कर रहे हैं। साइंस हमारा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। जितने टॉपिक आएंगे उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और एक एक टॉपिक से बनने वाले प्रश्न को देखेंगे। साइंस को देखिए, साइंस को अगर देखा जाए तो मेन रूप से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका फिजिक्स है, फिर आपका केमिस्ट्री है और फिर आपका बायोलॉजी है। बायोलॉजी के अंतर्गत आपका बॉटनी भी आता है। मोटा मोटा तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आज से हम लोग भौतिक यानी कि फिजिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। एकदम बेसिक से लेकर के पूरा एनसीईआरटी का डेटा रहेगा, वेरीफाइड डेटा रहेगा। उसमें कुछ अच्छी चीजें भी रहेंगी, कुछ समझने के लिए एडिशनल चीजें मैं ऐड करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिक्स की पहले टॉपिक के बारे में, एकदम स्टार्ट से, एकदम बेसिक से। अगर आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आता तो भी आप अच्छे से सीख जाएंगे, अगर आपको आता है तो आप बेटर तरीके से सीखे जाएंगे ही। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक है हमारा, पहला पार्ट है हमारा, उसको हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी की बुक से और उसको हम देखते हैं। देखिए पहला है, सबसे पहले हमारा आता है पदार्थ। हम समझते हैं पदार्थ क्या होता है, साथ ही साथ पदार्थ की क्या वैल्यू है और पदार्थ किसे कहते हैं इसको हम समझते हैं। देखिए बात करें पदार्थ की तो सब पहले ये देखा गया कि जितनी भी चीजें हैं, आप जो भी लीजिए, इवन मार्कर, चम्मच, चीनी, लकड़ी, कपड़ा लत्ता, कागज, विश्व में दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ए टू जेड, चींटी से लेके हाथी तक, रेत से लेके पहाड़ तक, बूंद से लेके सागर तक, एवरी ऑब्जेक्ट जितना यूनिवर्स में है पूरा ऑब्जेक्ट पदार्थ से बना होता है। किससे बना होता है? पदार्थ से। ठीक है, तो दुनिया की जितनी चीजें हैं वो सब किससे बनी होती हैं? पदार्थ से बनी होती हैं। जैसे अब ये है तो ये प्लास्टिक से बना है, लोहे की चीज होगी तो लोहे से बना होगा, कांच की चीज होगी तो कांच से बना होगा, हवा है तो हवा के छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा। इसी प्रकार से दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब किससे बनी है? पदार्थ से बनी है। जैसे एग्जाम्पल में आप कोई भी ले सकते हो, एग्जाम्पल में आप कोई भी ले सकते हो। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल में कार ले लीजिए, लोहे से मिलके बना है। हवा ले लीजिए, पानी ले लीजिए, ठीक है, पहाड़ ले लीजिए। ये तो हो गए बड़े बड़े चीज। छोटे छोटे चीजों की बात करें तो रेत का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी के बाद में चीनी ले लीजिए। ठीक है, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस अर्थ पे, जितने भी थिंग्स है, जितनी भी चीजें हैं, सब पदार्थ से बनी हुई है। किसी न किसी प्रकार से उनकी संरचना हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। अच्छा, अब अगर जरा इन सबको आप जरा ध्यान से देखें, इन चीजों को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा या आपको दो चीजें नोटिस होंगी, द्रव्यमान और आयतन। यानी कि पदार्थ में द्रव्यमान भी होता है और क्या होता है? आयतन भी होता है। ठीक है, द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान मतलब जैसे कुछ भी ले लीजिए, जैसे आप हवा लेंगे, हवा में भी भार होता है। गुब्बारे को ऐसे फुला के छोड़ दीजिए, गुब्बारा नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और वही आप रेत की बात करें, ऐसे गिराएंगे तो जमीन पे गिर जाएगा। जितनी भी चीजें हैं सब में क्या होता है? भार होता है। यानी कि मोटा मोटा हम समझें पदार्थ में द्रव्यमान होता है। अब बात करते हैं आयतन की। जैसे ये ढक्कन अगर हम यहां रख देंगे तो ये जगह घेर लिया ना, जगह घेर लिया। तो जो चीजें जगह को घेरती हैं या जिन चीजों को रखने के लिए हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है उनको हम कहते हैं ये आयतन घेरती हैं। यानी कि पदार्थ में द्रव्यमान भी होता है और पदार्थ आयतन भी घेरता है। ठीक है, पदार्थ में द्रव्यमान भी होता है और पदार्थ आयतन भी घेरता है। क्लियर? चलिए देखिए, आयतन की बात आ गई है तो आयतन को हम वैसे हम लोग डिनोट करते हैं लीटर में। किसमें? लीटर में। लेकिन आयतन का जो 1 लीटर की वैल्यू होती है वो 1 डीएम क्यूब के बराबर होती है। डीएम क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं 1000 ml, मिलीलीटर। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा, बड़ा पूछता है। हम लिखते तो ऐसे हैं डीएम क्यूब में जब सवाल लगाते हैं, लेकिन
बोलते हैं हम लोग लीटर में, जैसे 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, ये आयतन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने सीखा पदार्थ। पदार्थ क्या है, संसार में जितनी चीजें बनी है वो सब पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। पदार्थ की बात करें तो पदार्थ में द्रव्यमान भी होता है, आयतन भी होता है। ठीक है, हो गया तो इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम और चीजों को, अच्छा इसको रहने दीजिए, जैसे आगे चीजों को हम समझते हैं। अब पदार्थ को समझने के बाद में अब हम चीजों को समझते हैं। अच्छा, ये पदार्थ है क्या, कैसे बना, ये इसके बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, देखिए शुरू शुरू में ऐसा माना गया, जैसे अगर आप मोटी लकड़ी का गट्ठर ले लेंगे, लकड़ी का मान लीजिए मोटी सी लकड़ी है, लकड़ी, तो शुरू शुरू में यह कहा गया कि ये जो लकड़ी है ऐसे ही पदार्थ होता है। मतलब पदार्थ एक मोटा सा, ये लकड़ी का पदार्थ हो गया, बस इसको अब तोड़ फोड़ नहीं सकते हम। ठीक है, ये लकड़ी का ही पदार्थ है, ऐसा ये माना गया। बाद में ये देखा गया, जैसे मान लीजिए अगर चीनी का टुकड़ा ले लें, इसको पीस दें, या बर्फ का टुकड़ा लें, इसको हम पीस दें, या कांच का टुकड़ा लें, इसको हम पीस दें, तो पूरा एकदम बुरादा हो जाता है, छोटा छोटा एकदम बुरादा, एकदम छोटा छोटा बुरादा जैसा हो जाता है। या इसको और अच्छे वे में समझाते हैं हम आपको, जैसे मान लीजिए लड्डू है, लड्डू लड्डू, ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए ये लड्डू है और ये 100 साल पुराना लड्डू है। ठीक है, 100 साल पुराना, बाबा आदम के जमाने का, तो एकदम कड़ा हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। लेकिन जब इसको अब ऐसे कचर देंगे, लात से ऐसे चपा देंगे, तो ये भच से पूरा फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तो आप देखते हैं कि ऐसे छोटे 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 दानों में ये फैल जाता है। ठीक है, ये पूरा पूरा लड्डू जो है वो छोटे छोटे दानों में फैल जाता है। अर्थात इसका मतलब वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि जो पदार्थ होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे लोहे का कोई पदार्थ है तो उसके छोटे छोटे कण कुछ और होंगे, पानी के छोटे छोटे कण कुछ और होंगे। एक बाल्टी पानी भरे रहेंगे ऐसे दिखता रहेगा, बूंद बूंद कर देंगे तो इतना छोटा हो जाएगा, उसको और छितरा दीजिए पूरा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इतना बड़ा दिखाई देगा। जो कण हमें आंखों से नहीं दिखाई देंगे वो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वहां भी वो दिखाई पड़ेगा। अर्थात इस हिसाब से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। अब ये छोटे छोटे कण क्या होते हैं इनको हम बाद में समझेंगे, पहले हमारा टॉपिक जो चल रहा है हम उसको कवर करते हैं। देखिए, पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। समझ में आ गया आपको? जैसे आप लड्डू को देख लेंगे, हो जाएगा क्लियर। अच्छा, अब मुद्दा ये आता है यार, ये जो छोटे छोटे कण हैं कितने बड़े होते हैं? हाथी जैसे होते हैं, चूहे जैसे होते हैं, कितने बड़े होते हैं? देखिए, पदार्थ जो है उसके कण बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, कुछ के इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंखों से दिखाई ही नहीं पड़ते, इतने छोटे होते हैं, तो उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जैसे अब आप कह रहे हो कि अब जैसे हमने आपसे कहा कि ये चीनी का टुकड़ा है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है चीनी का टुकड़ा, और हमने कहा ये पानी है, आपने कहा चीनी का टुकड़ा तो हमको दिखाई पड़ रहा है, तो कहाँ छोटा है ये? अब बात को समझिएगा, इस चीनी को हमने इसमें घोल दिया, जैसे ही घोला ये पूरा खत्म हो गया, खत्म होकर इस पनिया में जाके मिल गया, अब दिखाई पड़ेगा? तो आप ऐसे देखेंगे टार जला करे, कहाँ गया चीनी का टुकड़ा मेरा? घुल गया। तो आप उसको पी जाएंगे, शरबत बना के पी जाएंगे, मीठा मीठा आ गया, आपको अनुभव तो हो गया कि चीनी का टुकड़ा इसमें हमने मिला दिया, लेकिन गया कहाँ? वो दिखता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये निष्कर्ष निकलता है कि चीनी के जो टुकड़े मतलब चीनी हो गया या किसी भी पदार्थ को जब हम घोल देंगे या जब तोड़ देंगे, पीस देंगे, कचर देंगे, तो अपने एकदम महीन महीन भाग में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ के कण। ठीक है, या पदार्थ अनेक कणों से, लाखों करोड़ों कणों से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, पदार्थ के कण
के कण बहुत बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं और ये आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, चलिए और चीजों को हम समझते हैं। तो हमने क्या देखा, पदार्थ देखा और पदार्थ की थोड़ी बहुत हमने क्वालिटी या विशेषताओं को समझ लिया। ठीक है, पदार्थ देखा, पदार्थ की विशेषताओं को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं पदार्थ के गुण के बारे में। पदार्थ के गुण क्या होते हैं उनको हम समझते हैं। देखिए, पदार्थ या इसको इंग्लिश से बोलते हैं मैटर। ठीक है, पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण। अब देखिए, अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि ये जो चीनी का टुकड़ा था, जब इसको हमने पानी में घोल दिया, गायब हो गया, गायब हो गया। अब ये जो गायब हो गया तो लफड़ा हो गया। अब यहां पे दो चीजें आपको देखने को मिली। पहला, एक तो वो पदार्थ जो आपको दिखाई पड़ रहा था, दूसरा वो पदार्थ जो दिखना ही गायब हो गया। यानी कि पदार्थ के कुछ गुण ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और पदार्थ के कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन उसको हम जैसे एक बार अगर हो गया तो दोबारा हम बदल नहीं पाएंगे। यानी कि पदार्थ के वैज्ञानिकों ने पदार्थ के गुणों को दो भागों में बांटा। पहला भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं, पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं उनको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके गुण को वापस दोबारा से लाया जा सकता है। मतलब एक बार अगर बदल गया तो दोबारा वो वापस आ सकता है। ठीक है, लेकिन वही रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण को हम समझ ही नहीं पाएंगे ये कैसे हो गया। जैसे एग्जाम्पल में, अगर आप एक लकड़ी को जला देते हैं, लकड़ी जो भूरी रंग की थी जल के काली हो गई। अब ये काली कब हुई, कैसे हुई, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वही एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि घी को पिघला दीजिए तो आप देखेंगे इसे पिघलते हुए, ऐसे पिघल के पानी बन गया, ठंडा कर देंगे फिर ठोस हो जाएगा, मतलब पूरा घी बन जाएगा, पूरा ढक्का ढक्का बन जाएगा। फिर पिघला देंगे फिर पिघल जाएगा। तो उस प्रक्रिया को आप देख रहे हो और उस प्रक्रिया को देखने के साथ साथ आप उसको बदलने के बाद फिर वापस उसकी पुरानी अवस्था में ला दे रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, भौतिक गुण। ठीक है, तो पदार्थ के गुणों को या पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। एक भौतिक गुण के आधार पे, भौतिक गुण के आधार पे, और दूसरा क्या है, रासायनिक गुण के आधार पे। ठीक है, रासायनिक गुण के आधार पे। रासायनिक को हम बाद में अध्ययन करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में। पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में जिसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, आप जितनी भी क्वालिटी आप पढ़ोगे आप सबको देख पाओगे और तभी आप समझ पाओगे कि हाँ अच्छा ये भौतिक गुण है, मतलब हम देख पाते हैं। भौतिक मतलब जिसको हम फिजिकल, मतलब हाथ से टच उच कर सके, देख सके, आंख से समझ सके, सुन सके, उनको हम क्या कहते हैं, भौतिक गुण। ठीक है, तो हमारा अब हेडिंग होने वाला क्या है, पदार्थ के भौतिक गुण। ठीक है, पदार्थ के भौतिक गुण। रासायनिक गुण को हम बाद में देखेंगे, अभी हम समझते हैं पदार्थ के भौतिक गुण, समझते हैं। देखिए, अच्छा बात को समझिएगा। देखिए, जब आपने चीनी को पानी में घोला था, ये घुल कैसे गया, अभी बात बताइए आप। देखिए, ये मान लीजिए ये है चीनी, ये क्या है, ये है आपका चीनी, और ये ग्लास में क्या है, ये ग्लास में है पानी। आप जब चीनी को पानी में घोलेंगे, चीनी गायब, चीनी गायब। अच्छा ये बताइए, अगर पानी में, मान लीजिए पानी में पानी के सैनिक है 10,000, हाँ, अब उसमें चीनी वाले भी आ गए 20 ठो। अगर 10,000 सैनिकों को एकदम सस्का सस्का के हमने भरा है, एकदम सस्का सस्का के, सुई बराबर भी जगह नहीं है, तो जब चीनी वाले आएंगे तो भाग यहां से, कहां आ रहा है, यहाँ पे यहाँ जगह खुद नहीं है, कहां आ रहा है। ठीक है, तो पानी वाले कण उसको भगा देंगे, हटो निकलो यहां से, बाइक ना लाके का बैठा है, कहां घुलेगा। लेकिन चीनी घुल जाता है। चीनी क्यों घुल गया, चीनी इसलिए घुल जाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच में थोड़ी बहुत जगह होती है। क्या होती है, जगह होती है। अर्थात
भौतिक गुण पहला यही है, पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगर रिक्त स्थान ना होता तो चीनी कभी जिंदगी में न घुलता। आपके कमरे में मान लीजिए सोने के लिए 10 लोग की जगह है, हमने 11 लोग को सुला दिया, 5 लोगों को और लेके आ गए तो आप गुस्सा कर जाएंगे, कहाँ लेके आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ खाला घर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जगह नहीं है तो नहीं आएगा। लेकिन पानी में चीनी घुल गया, इसका साफ मतलब है पानी के कणों के बीच में जगह होती है। और इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होता है या रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ठीक है, चलिए अगला दूसरा पॉइंट ये है, देखिए पदार्थ के जो कण होते हैं इनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है भैया? गतिज ऊर्जा होती है। अब ये गतिज ऊर्जा कैसे होती है हम वो आपको समझाते हैं। गतिज ऊर्जा कैसे होती है समझाते हैं। देखिए जैसे पानी है, पानी बह रहा है, बह रहा है तो उसके जो कण होते हैं लात मारते हैं, चल आगे चल, ठीक है, मार मार के भगाते रहते हैं, तुम आगे चलो, हम भी आ रहे हैं आगे, हम भी पीछे पीछे ढकेलते हुए जाते हैं। ये ढकेलते हुए रास्ते में पेड़ गिर गया तो पेड़वा को भरा देंगे। बहुत तेज से आधी बारिश होती है, बाढ़ आती है तो घर द्वार सब तोड़ फोड़ के बाहर ले जाते हैं। ये तो हो गया बड़े पैमाने पे, ये तो आप बता ही देंगे अच्छा है बिल्कुल समझे आप, वो तो बाढ़ आया था। मेरे भाई बाढ़ आया था ठीक है, ये बताइए बाढ़ में कोई घरवा का नहीं बह जाता? गतिज ऊर्जा है ना, बह जाए। लेकिन पानी में एक दूसरे कण से धक्का मारते हैं, ढकेलते रहते हैं, चलो 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 चलो, तो बह जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको अब एक छोटा एग्जांपल समझा रहे हैं। जैसे कटोरे में लेके पानी आप गर्म कीजिए, जब आप गर्म करेंगे तो जब उसको एनर्जी मिलेगी तो नीचे वाला बुल्ला कहेगा अब आ रहे हैं हम, तो सबको ढकेलते ढकालते ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही धीरे 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 सारे के सारे कण गर्म हो जाते हैं। जब पूरे कण गर्म हो जाएंगे तो पूरा पानी आपका उबलने लगेगा, ऐसे बल 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 उबलता रहता है। आप ऐसे ऊपर से देखेंगे तो पानी ऐसे ऐसे पूरा उबलता रहता है, ऐसा लगता है जैसे ढक्कन पूरा उड़ेल के बाहर फेंक देगा, ठीक है, निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पानी के, या पानी छोड़िए, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा भौतिक गुण। अब बात करते हैं तीसरे भौतिक गुण के बारे में। तीसरे भौतिक गुण के बारे में, अच्छा अब ध्यान समझिएगा। जैसे अगर अभी हम कह दें आपसे कि देखिए ये लड़के हैं, 3 लड़के यहां हैं और मान लीजिए 3 लड़के यहां हैं। अब ये 3 लड़के यहां भी हैं, अंतर समझिएगा, 3 लड़के यहां हैं। अब तीसरा, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया और ये तीसरा केस हो गया। 3 लड़के, 3 लड़के और 3 लड़के, ये एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, एक दूसरे का हाथ ये पकड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे का हाथ ये पकड़े हुए हैं। अब अगर आप लात मारेंगे, देखिए इनमें भी एक लोग को लात मारिए, इनमें भी, इनमें भी, तो आप बताइए कौन की, मतलब इन तीनों में से किसका हाथ जल्दी छूट जाएगा? तो आप बताएंगे कि इसका हाथ जल्दी छूटेगा क्योंकि ये थोड़े दूर दूर है। मान लीजिए ऐसे इतना हाथ पकड़ा हुआ, इतना, अब मारेंगे लात, फट से छूट जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। देखिए ऐसे आप लात मारे, हाथ छूट गया। अब 2 लोग ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे आप लात मारेंगे, एक बार नहीं 2 बार मार देंगे, छूट जाएगा। अब ऐसे पकड़ लिए हैं वो लोग, ऐसे खींच के, आप 2-3 लात मारिए, नहीं गिरेगा, नहीं खुलेगा। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच में बल होता है। कौन सा बल? आकर्षण बल। ठीक है, कौन सा बल? आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। अब आप कहेंगे कि इस एग्जांपल से आप इसको कैसे बता रहे हैं, समझाते हैं। देखिए जैसे अभी अगर फुटबॉल है, आप उसको पैर से मार देंगे, 200 मीटर जाके गिर जाएगा। अब अगर
ईंट दे देंगे, आप मार देंगे, किसी का कपार फूट जाएगा 10 मीटर। 50 किलो दे देंगे, पता लगी आप उठाने में आपकी ही जान निकल गई। क्यों भैया, क्यों निकल गई? क्योंकि उसके साथ साथ पदार्थ में कणों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1 किलो पदार्थ में मान लीजिए अगर 1000 कण है मोटा मोटा, तो 2 किलो में 2000 हो जाएंगे, 3 किलो में 3000, 50 किलो में 50,000। तो जब 50,000 आ गए तो आपकी शक्ति नहीं थी कि उनको उठा सके। अर्थात जब पदार्थों में कणों की संख्या बढ़ती जाती है तो उनके बीच का बल भी बढ़ता जाता है, और जिसकी वजह से पदार्थ एकदम ठोस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? एकदम कठोर हो जाता है, एकदम कठोर हो जाता है। ठीक, तो तीसरा पॉइंट ये था, पदार्थ के कणों के बीच में एक बल काम करता है जो उन कणों को आपस में जोड़े रखता है। अब ये बल जितना मजबूत होगा, पदार्थ भी उतना मजबूत होगा। अगर बल एकदम कमजोर हो गया तो पदार्थ फट से टूट फूट जाएगा, बल एकदम मजबूती से है तो पदार्थ भी नहीं टूटेगा। क्लियर हुआ? आपने पदार्थ सीख लिया, पदार्थ की विशेषता सीख ली, पदार्थ के साथ साथ पदार्थ के भौतिक गुणों को आपने सीखा। एग्जाम में आता है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है कणों में, और पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। देखिए, अब ये जो आपने पढ़ा बलों के बारे में, इन्हीं बलों के आधार पे हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। जैसे जैसे बल होंगे वैसे वैसे ही हमें पदार्थ के अनेक रूप देखने को मिलेंगे। ठीक है, पदार्थ के अनेक रूप हमें देखने को मिलेंगे। पदार्थ के अनेक रूपों को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। क्या बोलते हैं भैया? पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, समझते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं को हम समझते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि पदार्थ के कणों के बीच में बल लगता है। अच्छा देखिए, अब अगर जैसे मान लीजिए ये पदार्थ के कण है, ये पदार्थ के कण है। ठीक है, ये पदार्थ के क्या है? कण है, ये पदार्थ के कण है। ठीक है, ये मान लीजिए एक पदार्थ है, उसके कण इसमें भरे हुए हैं। हाँ, तो जब आप इसको दबाएंगे तो ये कहेंगे कहां दबा रहा है, कौन है जी, बल लगाओ, तो लगा देंगे, रोक देंगे। आप ऐसे दबाएंगे तो ये लोग भी ऐसे हो जाएंगे। तो मोटा मोटा ये कहा जाए कि अगर ये पदार्थ एकदम चिपके हुए हैं या एकदम सटे हुए हैं तो इनके बीच बल ज्यादा होगा, अर्थात इनको दबाना आसान नहीं होगा, इनको तोड़ना फोड़ना आसान नहीं होगा। जिस कारण से ये, अब जैसे हम चाहते हैं इनको पिचका के ऐसे कर दें, ऐसे इधर बल लगा के पिचका दें, या हम चाहते हैं ऐसे बल लगा के पिचका दें, लेकिन ये पिचकते नहीं है क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल बिल्कुल ज्यादा होता है या बहुत ज्यादा होता है। तो जिस कारण ना तो इनकी हम आकृति बदल सकते हैं और ना ही इनका हम आकार बदल सकते हैं। ठीक है, या सॉरी आयतन। ठीक है, आकृति और आयतन, आकृति को हम आकार बोलते हैं। ठीक है, तो ना तो हम इनका आकार बदल पा रहे हैं और ना ही इनका आयतन, क्योंकि आयतन तो तब बदलेगा ना जब इनमें से कोई एक को बाहर निकलेगा, लेकिन ये सब एकदम चिपके हुए हैं, एकता में बल है। तो ऐसे पदार्थ जिनका आकृति और आयतन किसी भी अवस्था में ना बदले उसको हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस। ठीक है, जब पदार्थ की आकृति और आयतन बिल्कुल ना बदले या पदार्थ की आकृति और आयतन किसी भी अवस्था में परिवर्तित ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस। अच्छा, आगे देखिए, अब एक दूसरा पदार्थ है जिसके भी, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कणों के बीच में। अब देखिए यहां कण बहुत सारे थे, यहां जगह जगह हो गया, तो जब आप इसको चपाएंगे ना, या जब इसको चपाएंगे तो चप जाएगा, ये चप जाएगा मतलब दब जाएगा। ठीक है, दब जाएगा, या इसको ऐसे ऐसे दबा देंगे, देखिए लहर गया, लहर गया ना, लहर गया मतलब चप गया। अर्थात अब देखिए चप तो गया, लेकिन जितने कण यहां थे
उतने ही कण यहाँ है, भले से दब गए हैं लेकिन कण उतने ही है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इनका जो आकार है, आकार तो इनका बदल गया, लेकिन जो इनका आयतन है, आयतन अब भी नहीं बदला। तो आयतन अब भी नहीं बदला, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनका आकार निश्चित न हो लेकिन आयतन निश्चित हो, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं द्रव। ठीक है, क्या बोलते हैं? द्रव। जिनका आकार निश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित ना हो, उनको हम क्या सॉरी, जिनका आकार निश्चित ना हो, आयतन निश्चित हो, उनको हम क्या बोलते हैं? द्रव। अच्छा, अब मान लीजिए इसी पदार्थ में एकदम कण, एकदम एक यहां एक यहां एक यहां ऐसे है, तो इनको तो लात मार देंगे, पूरा छितरा जाएंगे। मतलब ऐसे दबाएंगे पूरा खत्म पदार्थ। जैसे धुआं हो गया, धुएं को आप ऐसे ऐसे कर दीजिए साफ, पता ही चलता कहां गया भाई, फोम हो गया, धुआं हो गया। तो अर्थात इस अवस्था को हम बोलते हैं गैस। और गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। जैसे अभी आप एक अगरबत्ती जलाइए, पूरा घर महकने लगता है। सोचिए, थोड़ा सा धुआं पता नहीं कहां कहां पहुंचा, उस कोने में पहुंचा, इस कोने में पहुंचा, उस कोने में पहुंचा है। ठीक है, तो इस हिसाब से निष्कर्ष ये निकलता है। ठीक है, तो पदार्थ की हमने कितनी अवस्थाएं पढ़ी? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली, ठोस। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इसका आकार एवं आकृति निश्चित होती है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। उसके बाद जैसे अगर द्रव को 1 लीटर पानी को चाहे आप भगोने में रख दीजिए, चाहे आप बोतल में रख दीजिए, और चाहे थरिया में रख दीजिए, ठीक है, चाहे आप थरिया में रख दीजिए, तीनों में पानी तो 1 लीटर ही रहेगा। हाँ, यहाँ थरिया का शेप ले लेगा, यहाँ बोतल का, यहाँ गिलास का। ठीक है, तो पानी तो उतना ही है, बस उसका आकार बदलता जा रहा है। ठीक है, और ठोस की बात करें, जैसे ये ठोस है, इसको चाहे हाथ में लें, चाहे जेब में डाल दें, चाहे किसी के सर पे मार दें, खोपड़ा फोड़ दें, लेकिन इसका न तो आकार बदलेगा न तो आयतन बदलेगा। गैस की बात करें तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन। ठीक है, तो ये बात हो गई पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। देखिए, लेकिन बाद में चल के वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 2 अवस्थाएं और खोजी। एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, एक प्लाज्मा है, और दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो वर्तमान समय में या वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं ली गई हैं। पहला है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा, ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अब देखते हैं कुछ चीजें हैं। जैसे आपको एग्जाम में पूछता है कि स्पंज क्या है या रबड़ क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, क्या है। अब देखिए, रबर और स्पंज ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। क्या करेगा? देखिए, चूंकि हम रबड़ को मानते हैं कि इसका आकार क्या है, निश्चित है, लेकिन ऐसे आप रबड़ को तान देंगे, तो इसका आकार बढ़ गया। तो इस हिसाब से ये द्रव होना चाहिए, क्योंकि अगर आकार गड़बड़ाया तो द्रव हो जाएगा। लेकिन एक बात होती है यहाँ पे, अगर आप रबर को तान के छोड़ देंगे, फिर रबर अपने वापस शेप में आ जाएगा, तान के छोड़ देंगे, वापस शेप में आ जाएगा। ऐसे ही स्पंज होता है। स्पंज मतलब नीचे खोखला रहता है, उसको आप ऐसे दबा देंगे ना, पुचक जाएगा, फिर छोड़ देंगे, फिर वापस आ जाएगा, फिर दबा देंगे, पुचक जाएगा, फिर छोड़ देंगे, वापस आ जाएगा। अर्थात जब हमने उस पर बल लगाया तो उसका आकार बदल गया, लेकिन जैसे ही बल हटाया फिर वो अपने वापस आकार में आ गया, मतलब उसका आकार नहीं बदला। इसीलिए रबर और स्पंज को क्या कहा जाता है? ठोस कहा जाता है। रबर और स्पंज को ठोस की संज्ञा दी गई है, या रबर और स्पंज को हम ठोस कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब पदार्थ की अवस्थाएं के बाद में अब हम देखते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को हम समझते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को हम समझते हैं। ठीक है,
पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को हम समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है बर्फ। बर्फ का टुकड़ा हम ले लेते हैं, ये हो गया बर्फ का टुकड़ा। देखिए, जब हम आईसीई जब हम बर्फ के टुकड़े को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे पहले हम इसको गर्म करते रहते हैं, धीरे धीरे गर्म करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक अवस्था ऐसी आएगी, बर्फ गलना चालू कर देगी। क्या चालू कर देगी? गलना। तो जब बर्फ गलना चालू कर देती है, जिस तापमान पे चालू करती है उसको हम बोलते हैं गलनांक, और इसकी वैल्यू होती है 0 सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन, और ये गल करके क्या बनने लगती है? द्रव। ठीक है, अब अच्छा समझ जाइएगा। देखिए, ऐसा होता नहीं, हम बना दे रहे हैं द्रव। द्रव मतलब पानी, ये पानी का रूप लेने लगती है। ठीक है, किसका रूप लेने लगती है? पानी का। अर्थात जब हम किसी ठोस का तापमान बढ़ाते हैं तो वह द्रव का रूप ले लेती है। ठीक है, किसका रूप ले लेती है? द्रव का। या ठोस का तापमान बढ़ाने पर, क्योंकि आइस क्या है? आइस तो ठोस है। ठोस का तापमान बढ़ाने पर यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलना शुरू होता है या गलना शुरू होता है उसे हम बोलते हैं गलनांक। बर्फ का गलनांक 0 सेंटीग्रेड है या 273 केल्विन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मोटा मोटा 0.15 को नहीं लेते हैं। तो बर्फ का गलनांक कितना है? 273 पॉइंट। ठीक है, 273 पॉइंट। अब द्रव को और गर्म करेंगे आप, तो ये उबलने लगेगा और धीरे धीरे ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, किसमें? गैस में परिवर्तित ये हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक या क्वथन। क्वथन मतलब होता है उबलना। जब आप पानी को गर्माएंगे, धीरे 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 उबलने लगेगा, तो उसको बोलते हैं क्वथनांक। उसको बोलते हैं क्वथनांक। ऐसा टेम्परेचर, ऐसा तापमान, जिस तापमान पर ये जो आपका द्रव है ये उबलना शुरू हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक। और क्वथनांक की वैल्यू होती है 100 सेंटीग्रेड या 373.15 केल्विन। ठीक है, ये सेंटीग्रेड है और ये केल्विन में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। अगर हम तापमान अप्लाई कर देंगे या गर्म करेंगे तो ठोस पहले बदलेगा द्रव में, द्रव बदल जाएगा किसमें? गैस में। जब ठोस पिघलना शुरू होता है या गलना शुरू होता है तो उस तापमान को बोलते हैं गलनांक, और जब द्रव उबलना शुरू होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ठीक है, अच्छा, उबलने के साथ साथ अब देखिए, अब ये प्रोसेस हो गया, समझ गया। अब देखिए, यहां एक बहुत अच्छी चीज आने वाली, इसको जरा ध्यान समझिएगा। यहां आता है बर्फ की गुप्त ऊष्मा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा। देखिए, गुप्त ऊष्मा क्या है? चूंकि हमें पता है कि बर्फ भी 0 सेंटीग्रेड पे होता है, बर्फ, और जब ये पिघलता है तो 0 सेंटीग्रेड का पानी भी हमें देखने को मिलता है। मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि 0 से 1 सेंटीग्रेड पे आएंगे पूरा खट से पिघल जाएगा, नहीं। तो 0 सेंटीग्रेड पे कुछ पानी भी होता है और 0 सेंटीग्रेड पे कुछ बर्फ भी होता है। अब देखिए, ये बर्फ हमने टेम्परेचर दे दिया 0 सेंटीग्रेड, उसके आगे हम बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बर्फ पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। अर्थात जब हम गलनांक पे पहुंच जाते हैं उसके बाद हम टेम्परेचर चाहे बढ़ाएं, चाहे घटाएं, चाहे मत दें, लेकिन फिर भी बर्फ लगातार पिघलता रहता है। ये बर्फ पिघलता है अपने गुप्त ऊष्मा के कारण। ठीक है, किसके? गुप्त ऊष्मा के कारण। तो गुप्त ऊष्मा को, जैसा कि नाम है गुप्त ऊष्मा, उसको हम कहते हैं छुपी हुई ऊष्मा। क्या कहते हैं? छुपी हुई ऊष्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेम केस यहां पर भी आता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए पानी को हमने क्या किया, पानी को गर्म हमने करना, यहां से हमने आग लगा दिया, पानी अपना गर्म होना शुरू हो गया।
तो एक बात बताइए, क्या जरूरी है 100 सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तभी ये धुआं बनना शुरू होगा, या तभी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी? ऐसा तो है नहीं। अब जैसे कि आप कपड़ा धो के डाल दीजिए, क्यों सूख जाता है भाई? कौन वहां गर्मी कर रहा है? चलिए मान लीजिए लोग कहते हैं धूप में, आप घर में डाल दीजिए, 2-3 दिन के बाद सूख जाएगा। क्यों सूखता है? देखिए, द्रव के जो कण होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं, इनमें ऊष्मा ज्यादा होती है, गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है, जिसके कारण ये धीरे 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 गैस में बदलते रहते हैं, धीरे धीरे गैस में बदलते रहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। जैसे कि तालाब के पानी जो है तो धीरे सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? बगैर गर्म किए, क्योंकि थोड़ी बहुत सनलाइट से ऊर्जा ले लेते हैं, थोड़ी बहुत उनकी खुद ऊर्जा होती है, धीरे 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 वो सूख जाते हैं। जैसे कपड़े क्यों सूख जाते हैं? कपड़े सूखते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया से। वाष्पीकरण के लिए टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड होना जरूरी नहीं है, 100 सेंटीग्रेड से कम पे भी वो धीरे 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 वाष्पित होकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीग्रेड पे क्या होगा? क्वथनांक उबलता है। ठीक है, क्या होता है? उबलता है, उबलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो कपड़े कैसे सूखते हैं हमने सीख लिया कि धीरे धीरे वाष्पीकरण के द्वारा कपड़े सूख जाते हैं। बर्फ की या पदार्थ की गुप्त ऊष्मा के कारण धीरे धीरे यह प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, अब देखिए लॉजिक है, हमसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में, क्या पूछता है? बात को समझिएगा। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण ठंडा क्यों होता है? ठंडा क्यों होता है? ठंडा मतलब वाष्पीकरण के दौरान हमें शीतलता का अनुभव क्यों होता है? ठंडा क्यों होता है? देखिए बात को समझिएगा। जैसे अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा है वाटर, ये है हमारा वाटर, हाँ ये है वाटर। अब ये वाष्प बन के यहां से जा रहा है, वाष्प बन के जा रहा है। जब ये वाष्प बन के जाता है तो आसपास की ऊर्जा को खींच लेता है, आसपास की ऊर्जा को खींच लेता है। और जब आसपास की ऊर्जा को खींच लेगा तो बगलियां ठंडा रहेगा ना बाबू, ठंडा रहेगा ना। यही कारण है कि जब आप तालाब के किनारे घूमने जाते हैं तो यहाँ वाष्प बन के ये सब उड़ गया है, और यहाँ जो हवाएं चलती हैं बहुत मंद मंद चलती हैं, और आराम से दो नींद मार के आ जाते हैं। ठीक है, अर्थात जहां वाष्पन की क्रिया होती है, आस जो कण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, आसपास की पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं, और जब ऊर्जा बची ही नहीं तो हमें ठंडी का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है? ठंडी का अनुभव होता है, या ठंडा का अनुभव होता है। एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आप अभी ठंडा लाइए, ठंडा की बोतल लाइए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये ठंडा है, मान लीजिए कोको कोला है, कोको कोला है, ठीक है। जब आप इसको लाएंगे तो इसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक भरा हुआ है, जो सॉफ्ट ड्रिंक, ये बहुत ठंडा है ना। देखिए चूंकि ये ठंडा है, ये ठंडा है तो यहां से जितनी एनर्जी है पूरा खींचेगा, ये पूरा ये खींच लेगा, एनर्जी पूरा ये खींच लेगा, ठीक है। जैसे ही एनर्जी खींचेगा तो यहां जो जल के, जैसे हवा में जल है, यहां जो जल के कण थे, जो जल के कण थे वाष्प के रूप में, वो फटाक से यहां आते हैं, अपनी एनर्जी दे देते हैं। और जैसे ही जल के वाष्प अपनी एनर्जी देंगे, गैस, देखिए द्रव था, एनर्जी लेके गैस बना था, गैस अपनी एनर्जी दे दिया तो द्रव बन जाएगा। तो इस बोतल पे छोटी छोटी बूंदें हमें देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि जब आप ठंडा पानी लेंगे या जब आप ये कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो गिलास के बाहर पानी की बूंदें आ जाती हैं, यही कारण है, ठीक है। क्योंकि अगल बगल के क्षेत्र से जो जल वाष्प है वो आता है, गिलास से टकराता है, अपनी एनर्जी दे देता है। यही कारण है कि धीरे धीरे अगर आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे तो कॉफी हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, तो हमने ये देखा कि वाष्पीकरण के दौरान ठंडा क्यों लगता है। क्यों? क्योंकि
जो कण होते हैं वो आसपास की ऊर्जा को खींच लेते हैं, इस कारण से आसपास का माहौल ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि जब हम गर्मियों में या जब ठंडी में हम नहाते हैं तो बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो गर्म है, उस पर जब ठंडा पानी पड़ेगा तो ये बॉडी की एनर्जी जो है वो पानी से मिलने लगती है और हमें बड़ा मजा आएगा, ओ हो जन्नत मिल गया। ठीक है, यही कारण है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को जरा हम अब आपको ध्यान से समझाते हैं। देखिए, जब ठोस रहता है, ठोस, इसको आप जब गर्म करोगे, इसका मतलब होता है गर्म, तो ये बन जाता है द्रव। द्रव को जब आप गर्म करोगे तो ये क्या बन जाता है? ये गैस बन जाता है। अब इसी प्रक्रिया को हम उल्टा कर रहे हैं। देखिए, गैस को अगर आप दाब दोगे, दाब मतलब दबा दोगे, एकदम जोर से दबा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये द्रव बन जाएगा। और द्रव को जोर से दबा दोगे तो क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। अर्थात पदार्थ की अवस्थाओं को हम बदल सकते हैं, तापमान के द्वारा भी, दाब के द्वारा भी। जब हम तापमान की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद गैस, और जब हम दाब की वैल्यू बढ़ाएंगे तो गैस के बाद द्रव, द्रव के बाद ठोस। बेस्ट एग्जांपल आपको हम समझाते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर, जिससे खाना बनता है। गैस सिलेंडर, इसको एकदम प्रेशराइज करके, दाब दे करके सिलेंडर में भरा जाता है, सिलेंडर में, और ये इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, यानी कि द्रव फॉर्म में। लेकिन जैसे ये बाहर निकलता है, जैसे बाहर निकला तुरंत गैस बन जाता है, तुरंत गैस, क्योंकि नीचे उसको हमने दबा दबा के भरा है। बेचारे को चाप के रखे हैं आप, इसके जो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर तक थे गैस के, इनको अपने चाप के पास में कर दिया। जब अपने पास में कर दिया तो द्रव बन गया, और चाप देंगे तो ठोस बन जाएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा? तो बताने का मोटो ये था कि पदार्थ की अवस्थाओं को हम तापमान के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं और दाब के द्वारा भी। तापमान बढ़ेगा तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, दाब बढ़ेगा तो गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। एनसीईआरटी बुक के अनुसार साइंस को हमने पढ़ना प्रारंभ किया है, जैसे फिजिक्स सेक्शन हम लोग शुरुआत कर दिए हैं। पहला चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।